आज मुसलमान का कोई भी लीडर नहीं है, और मुसलमान ने तो मुस्लिम मजलिस को नहीं लाइक किया, मुस्लिम लीग को लाइक नहीं किया, या जितनी भी मुस्लिम पार्टियां बनी मुसलमान ने उसको तो लाइक किया नहीं कि मुसलमान की तरफ चला जाए। मुसलमान हमेशा जो है तो वसूलों पे वोट दिया है, और मुसलमान आज मारा जा रहा है, धक्के खा रहा है, कोई मुसलमान के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं। तो जो हमारे कौम के लोग हैं वो तो खामोश ही हैं, और उनके साथ इतना ज़्यादा जुल्म और ज्यादती हो रहा है, अभी तक वो लोग खामोश हैं। तो विपक्ष अगर यूनाइट हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी 2027 में सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बना पाएगी। अगर विपक्ष यूनाइट नहीं हुआ तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर मंशा साफ है तो 27 भी उत्तर प्रदेश में विपक्ष जीतेगा और 29 भी सेंट्रल में जीतेगा। इन दोनों पार्टियों में क्या जगह है और माइनॉरिटी क्या सोच रही है, खास करके मुसलमान की हम लोग बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से मुसलमानों को नेता किसी पार्टी ने बनाया नहीं, लेकिन मंत्री बनाया तो उनको कह दिया कि आप अपने हद में रहो, आप कोई भी काम आप बिना मुझसे पूछे नहीं करेंगे। मुसलमान को आज़ादी के बाद से जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने इस्तेमाल किया। कांग्रेस से क्यों मुंह मुसलमानों का अलग होता रहा, क्यों दूर होते रहे? सबसे ज़्यादा पीरियड तो आज़ादी के बाद से कांग्रेस का ही था, तो कांग्रेस ने भी वही काम किया कि किसी मुस्लिम लीडर को उसको अपने कौम का काम नहीं करने दिया, और मुसलमानों का जो हक और हुकूक है वो नहीं दिया। AIM ओवैसी साहब का क्या फैक्टर आपको दिख रहा है इस बार 2027 में? देखिए, ऐसा है कि ओवैसी साहब तो हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ते, वो बिहार में लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं, महाराष्ट्र में लड़ते हैं, और चुनाव वहीं लड़ते हैं जहां मुस्लिम ठीक ठाक हैं, 20% से ज़्यादा हैं, 25% है, 30% है। अब ओवैसी साहब तो सदन में भी बहुत बोलते हैं, लेकिन हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो उत्तर प्रदेश लड़ेंगे, बिहार लड़ेंगे, महाराष्ट्र लड़ेंगे, बंगाल चले गए लड़ने। अब एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे, आवाम को इस चीज़ को पता चल रहा है। भाई इतनी बड़ी दुकान वो चलाते हैं हैदराबाद में, और ना उनके पीछे ईडी लग रही है, ना CBI लग रही है। नहीं, मुद्दे तो हमारा सबसे बड़ा NRC और CA था। ओवैसी साहब ने एक भी आंदोलन नहीं किया NRC और CA के खिलाफ। अगर वो कौम के रहबर थे तो एक भी आंदोलन NRC CA में कर देते तो हम जानते कि वो मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं। हमारे कौम को सिवाय परेशान करने का, सिवाय आग में झोंकने का काम वो कर रहे हैं, न कि उनके साथ भलाई कर रहे हैं। जुबेर साहब, आप ये कह रहे हैं तो इसका ये मैसेज तो नहीं जा रहा कि जैसे अभी यूपी के डिप्टी CM ने कहा है कि मदरसों में सब आतंकवादी और ये सब करते हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मदरसे में अगर आतंकवादी पढ़ रहे हैं तो उनकी सरकार क्या कर रही है, सेंट्रल की IB क्या कर रही है, और स्टेट की LIU क्या कर रही है? भाई आपकी सेंट्रल में भी सरकार है, तो स्टेट में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ख़त्म करिए। अगर मुसलमानों से इतनी ही नफरत है तो देश की जो सबसे बड़ी खाड़ी हो वहाँ ले जाके इकट्ठा मुसलमानों को डाल दें। कौम हमारी उसी तरीके से मारी जा रही है। दाढ़ी टोपी के नाम पे ट्रेन पे मार दिए जा रहे हैं, यहाँ मॉब लिंचिंग के नाम पे मार दिए जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बन चुका है, आपको क्या लगता है कि अभी भी संविधान बचा हुआ है? देखिए, संविधान एकदम नहीं बचा। उस समय की इमरजेंसी दिखती थी, ये इमरजेंसी दिखती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में 2027 में चुनाव है और दा स्वतंत्र की टीम इस वक्त प्रयागराज में है। हम लोग आज जो समझने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में जो माइनॉरिटी है, खास करके मुसलमान, उसका रुझान किस तरफ जा रहा है। पिछले हमने 12 साल में देखा कि जिस तरह से मुसलमानों के साथ लिंचिंग होने लगी, मारा जाने लगा, और फिर अभी हाल ही में जिस तरह से संभल से लेके कई मस्जिद मदरसों को तोड़ा गया, बिल्डोज़र गया, क्या इसका असर किसी पार्टी की तरफ जाएगा और मुसलमान क्या सोच रहा है? इसको सबको जानने समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इलाहाबाद प्रयागराज से जुबेर अहमद साहब हैं। कई राजनीतिक पार्टियों को समझते हैं, कईयों में रहे हैं, और सबसे ज़्यादा समाज से जुड़े हुए हैं, ज़मीन स्तर पर काम करते हैं, और जो हालात हैं उसकी सही तस्वीर पेश करेंगे। जुबेर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र से बात करने के लिए। शुक्रिया। अब तो कहा गया है PM साहब ने कि लिबास देख के समझ जाते हैं कौन से लोग हैं।
तो ये जो लोग हैं इस बार 2027 चुनाव में खामोश रहेंगे या किस तरफ जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? देखिए, ख़ास तौर से जो हमारे कौम के लोग हैं वो तो खामोश ही हैं, और उनके साथ इतना ज़्यादा जुल्म और ज्यादती हो रहा है, अभी तक वो लोग खामोश हैं। बात 2027 की आप कर रहे हैं। 2027 में जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो लोग उधर देखेंगे कि विपक्ष की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, हम उधर वोट दे दें जो बीजेपी को हरा सके, मुसलमान जो वोट आज तक करता आया है। और अगर विपक्ष यूनाइट रहा, भाई 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास 31% वोट था और 69% वोट का बिखराव था जो विपक्ष का वोट था। तो विपक्ष अगर यूनाइट हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी 2027 में सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बना पाएगी। अगर विपक्ष यूनाइट ना हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को फिर सोचने का मौका या बढ़ने का मौका विपक्ष अपने आप दे देगा। और अगर विपक्ष बड़ा दिल करेगा, जैसे समाजवादी पार्टी है, विपक्ष की बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, अगर ये बड़ा दिल करती है और सारे विपक्ष को मिला लेते हैं और विपक्ष का वोट यूनाइट हो जाता है, तो कोई ताकत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनवा सके। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सरकार बनेगी 2027 में। अगर विपक्ष यूनाइट नहीं हुआ तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो विपक्ष यूनाइट क्यों नहीं होगा, इसके पीछे आपको क्या पेच दिख रहा है? नहीं, पेज क्या, अब आप देखिए कि 2014 में अगर यूनाइट हो जाते और तमाम लोगों ने एक साझी विरासत के नाम से तमाम विपक्ष को एक मंच पे लाने की कोशिश किया शरद यादव जी ने, लेकिन आते तो हैं, अब कोई न कोई वजह से उसको जो है तो अब उनका मामला जो भी हो कह लीजिए, उस पर हम बहुत डीपली नहीं जाना चाहते, लेकिन उनकी मंशा अगर साफ़ है, आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर मंशा साफ़ है तो 27 भी उत्तर प्रदेश में विपक्ष जीतेगा और 29 भी सेंट्रल में जीतेगा। अब कांग्रेस जैसे सेंट्रल में बड़ी पार्टी है तो वो अपना दिल बड़ा कर ले, उत्तर प्रदेश में समाजवादी बड़ी पार्टी है वो अपना दिल बड़ा कर ले, जितने भी छोटे छोटे दल हैं जो एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको एक मंच पे लाके वो चुनाव लड़े तो बीजेपी को हराया जा सकता है। इसमें हम ये बात भी समझेंगे, ये जो बड़ा दिल कर लें, इस बड़े दिल में जो एक माइनॉरिटी है उसकी इन दोनों पार्टियों में क्या जगह है और माइनॉरिटी क्या सोच रही है, खास करके मुसलमान की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, आज़ादी के बाद से मुसलमानों को नेता किसी पार्टी ने बनाया नहीं। मंत्री बनाना, राज्यपाल बनाना, अध्यक्ष बना देना वो अलग की बात है, लेकिन मंत्री बनाया तो उनको कह दिया कि आप अपने हद में रहो, आप कोई भी काम आप बिना मुझसे पूछे नहीं करेंगे। तो इसलिए मुसलमान यूनाइट नहीं हो पाया, मुसलमान मजबूत नहीं हो पाया। मुसलमान को आज़ादी के बाद से जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मुसलमान को आगे बढ़ने नहीं दिया, अपने कौम का काम करने नहीं दिया मुसलमान, इसलिए पीछे हो गया मुसलमान। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टी में टिकट मिल जाता है क्योंकि मुसलमान की सीट है, मुसलमान वहाँ पे वोटर हैं, आपको मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर भी मुसलमान का जो सांसद या एमएलए होता है वो अपनी कम्युनिटी के काम नहीं कर पाता, उसके पार्टी के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जी, वो कहते हैं कि जो हमारी गाइडलाइन है उस पर आप चलिए, पार्टी की जो लाइन है उस पर चलिए, बिना हमसे पूछे आप अपने कौम को। मिसाल के तौर पर डॉक्टर मसूद एक शिक्षा मंत्री हुए थे, उर्दू अनुवादक का उन्होंने अनुमोदन दे दिया और उनको निकाल दिया, आज तक वो एमएलए नहीं बन पाए। डॉक्टर मसूद शिक्षा मंत्री थे, तो जैसे अभी जब मान लीजिए कि जौहर विश्वविद्यालय के लिए आजम खान ने बहुत ट्राई किया और एनओसी गवर्नर नहीं दे रहा था उनको, वो तो कुरैशी साहब गवर्नर उत्तर प्रदेश के हुए तो उन्होंने एनओसी दे दिया, तब जौहर विश्वविद्यालय बन पाया। और एक जौहर विश्वविद्यालय बन गया तो वो गिरता रहा, आजम खान के सारे कर्म भाजपा सरकार ने कर दिया, लेकिन विपक्ष को खड़ा नहीं हुआ। अभी जब 2027 का चुनाव सर पे आ गया तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं, हम इनके खिलाफ जो है तो आवाज़ उठाएंगे और आजम खान को जो है तो आजम खान की हम लोग मदद करेंगे, तो बिल्डिंग नहीं गिर पाई और सरकार बैकफुट पे आ गई। अब
इतने वक्त से अब राजनीति देख रहे हैं, कांग्रेस से क्यों मुंह मुसलमानों का अलग होता रहा, क्यों दूर होते रहे? नहीं, कांग्रेस ने ही तो सबसे ज़्यादा राज किया। सबसे ज़्यादा पीरियड तो आज़ादी के बाद से कांग्रेस का ही था। तो कांग्रेस ने भी वही काम किया कि किसी मुस्लिम लीडर को उसको अपने कौम का काम नहीं करने दिया और मुसलमानों का जो हक और हुकूक है वो नहीं दिया। जनता दल की सरकार बनी तो बारावफात की छुट्टी बीपी सिंह जी ने किया और कर्नाटक में 5% मुसलमानों को आरक्षण दिया, उसमें भी बड़ा इन लोगों को खला। तो जो पार्टियां काम करना चाहती हैं उनको भी ये करने नहीं देते और मुसलमान को हमेशा इस्तेमाल किया इन्होंने। आज मुसलमान का कोई भी लीडर नहीं है और मुसलमान ने तो मुस्लिम मजलिस को नहीं लाइक किया, मुस्लिम लीग को लाइक नहीं किया, या जितनी भी मुस्लिम पार्टियां बनी मुसलमान ने उसको तो लाइक किया नहीं कि मुसलमान की तरफ चला जाए। मुसलमान हमेशा जो है तो वसूलों पे वोट दिया है और मुसलमान आज मारा जा रहा है, धक्के खा रहा है, कोई मुसलमान के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं। आप ये जो अगर कांग्रेस और समाजवादी होते हैं तो इसमें जो माइनॉरिटी है उसका क्या रोल रहेगा, क्या स्टेटस रहेगा? क्योंकि अगर हम लोग देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इमरान मसूद साहब इस पर कहने लगे कि अभी उनकी खटपट शुरू हो गई है कि टिकट को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर, तो ये खटपट जारी रहेगी कि इसमें कुछ होगा बदला? नहीं, ये खटपट तो हमेशा ये कांग्रेस का कल्चर रहा है कि हमेशा खटपट वो खुद करवा देते हैं। भाई अगर समाजवादी के साथ उनको अलायंस करना है तो अपने नेताओं से वो कहें ना कि ये लाइन आप लीजिए, लेकिन अब देखिए आपके बयानबाजी शुरू हो गया। अभी 27 की घोषणा हुई नहीं और बयानबाजी शुरू हो गई कांग्रेस की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। तो इनको होड़ लगी हुई है कि हम कैसे आगे बढ़ जाएं, हम कैसे अपने को जनता के बीच में आगे दिखा ले जाएं। ऐसे में AIM ओवैसी साहब का क्या फैक्टर आपको दिख रहा है इस बार 2027 में? देखिए ऐसा है कि ओवैसी साहब तो हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ते, वो बिहार में लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं, महाराष्ट्र में लड़ते हैं और चुनाव वहीं लड़ते हैं जहां मुस्लिम ठीक ठाक हैं, 20% से ज़्यादा हैं, 25% है, 30% है। तो ये बड़ी साफ बात है कि हम उत्तर प्रदेश में अगर 20% हैं तो 20% हम क्या करेंगे? मुसलमान सरकार तो नहीं बना सकता, ना 20% में वो MLA बन सकता है। जब तक हमको किसी दूसरे कास्ट की वोट नहीं मिलेगी तब तक तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब ओवैसी साहब तो सदन में भी बहुत बोलते हैं लेकिन हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो उत्तर प्रदेश लड़ेंगे, बिहार लड़ेंगे, महाराष्ट्र लड़ेंगे, बंगाल चले गए लड़ने। अब एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे, आवाम को इस चीज़ को पता चल रहा है। भाई इतनी बड़ी दुकान वो चलाते हैं हैदराबाद में और ना उनके पीछे ED लग रही है, ना CBI लग रही है। तो जो जागरूक लोग हैं वो जान रहे हैं और ये भाषा जो उनकी है ये बड़ी ख़राब भाषा है। ये जो सदन में बोलते हैं या सदन के बाहर बोलते हैं, इस तरीके से उनको लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी आपने जनजी का प्रोटेस्ट देखा तो वही अगर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के जनजी देखें वो ओवैसी साहब के साथ खड़े, क्योंकि भाई उन्होंने 12 साल में देखा कि कोई नेता है जो खुलकर बोल रहा है, अमित शाह के बारे में बोल रहा है, मोदी जी के बारे में बोल रहा है और खुलकर उनके मुद्दे तो उठा रहा है। तो ये अब जनजी को कैसे समझाएंगे? नहीं, मुद्दे तो हमारा सबसे बड़ा NRC और CA था। ओवैसी साहब ने एक भी आंदोलन नहीं किया NRC और CA के खिलाफ। अगर वो कौम के रहबर थे तो एक भी आंदोलन NRC CA में कर देते तो हम जानते कि वो मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो NRC CA में लड़के बेगुनाह लड़कों को मुलजिम बनाया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया या महाराष्ट्र सरकार ने बनाया, जो भी सरकारों ने बनाया, ओवैसी साहब बता दें कि एक भी पैरवी उन्होंने किया हो, कोई वकील अपने पास से खड़ा कर दिया हो। हमारे यहाँ इलाहाबाद में कम से कम 70 मुस्लिम लड़के ऐसे हैं जिसमें से तो तारीख पे जाने के लिए पैसा भी नहीं है और MIM वाले बरगला दिए, वो इधर उधर करने लगे, सब मुलजिम बन गए। तो हमें तो भाई ओवैसी साहब बहुत वो नहीं लग रहे हैं कि वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं उनको इस तरीके से बात करनी चाहिए। कोई आंदोलन उन्होंने नहीं किया, ना हैदराबाद में किया,
न पूरे देश में उन्होंने किया। हाँ, लोकसभा में अच्छा अच्छा बोलते हैं और बाहर भी अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो हमारे कौम को सिवाय परेशान करने का, सिवाय आग में झोंकने का काम वो कर रहे हैं, न कि उनके साथ भलाई कर रहे हैं। एक ऐसे ही अभी दिल्ली में शायद 15-20 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक सारे पूरे देश के मुसलमान उलेमा, मोहम्मद अदीब जो राज्यसभा के फॉर्मर एमपी रहे हैं, उन्होंने किया था, जिसमें कई सलमान खुर्शीद साहब भी आए, और उसमें चर्चा हो रही जिस तरह से वर्कशिप्स मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदरसों को तोड़ा है, उसमें एक बात भी निकल कर आ रही है कि मुसलमान अपने आप को वोटिंग से पीछे कर ले। तो वो तो सब ठीक है, लेकिन सलमान खुर्शीद साहब की भी एक बड़ी दुकान थी और उनकी भी ट्रस्ट थी, वो भी एनजीओ चलाते थे, और हमें कहना नहीं चाहिए लेकिन आज आपने छेड़ा है। तो जो लोग वहाँ, जो हमारे उलमा थे, वो लोग भी ट्रस्ट के मालिक हैं, समझ रहे हैं। इनसे हिसाब कौन मांगे? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब लोग हिसाब मांग सकते हैं, तो क्या इनसे हिसाब नहीं मांग सकते? लेकिन अगर अभी हम हिसाब मांगने लगे कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपकी खड़ी हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें आपकी चल रही हैं, तो फतवा देना शुरू कर देंगे। किसी ज़माने में दिल्ली में लाखों लाखों की रैली ये करते थे, और एनडीए सरकार मुसलमानों के साथ इतना जुल्म कर रही है, रैली तो छोड़ दीजिए, एक सभा भी नहीं करते। कभी याद आएगी कौम की बात इनको? ये कौम के रहबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जिहाद हुआ, वो आगे आए, कितने शहीद हुए। तो ये क्या कुरान में लिखा है कहीं से कि आप इसको आगे ना आइए, कौम के रहबर ना बनिए, या कौम का काम ना करिए? आप तो अपना काम कर रहे हैं ना। जुबैर साहब, आप ये कह रहे हैं तो इसका ये मैसेज तो नहीं जा रहा कि जैसे अभी यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा है कि मदरसों में सब आतंकवादी और ये सब करते हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मदरसे में अगर आतंकवादी पढ़ रहे हैं तो उनकी सरकार क्या कर रही है? सेंट्रल की आईबी क्या कर रही है और स्टेट की एलआईयू क्या कर रही है? अगर आतंकवादी पढ़ रहे हैं तो उनको साबित करें, पकड़ के गिरफ्तार करें। अगर उसमें कोई मुस्लिम बोलता है तो वो गलत है। भाई, वो डिप्टी सीएम है और शुरू से वो मंत्री रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, और भाजपा में अच्छा कद है उनका, तो इसके मतलब उनकी एलआईयू और आईबी फेल है। कहाँ, किस मदरसे में आतंकवादी शिक्षा हासिल कर रहे हैं बता दें, वो तालीम हासिल कर रहे हो, भाई उनको पकड़ें, गिरफ्तार करें। फर्जी तो मारे दिए दे रहे हैं आतंकवादी के नाम पे, मॉब लिंचिंग के नाम पे, तो आप ये भी बताओ ना कि किस मदरसे में आतंकवादी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। वो तो फालतू की बात है, वो लोग ऐसे बोलते हैं, उनके पास केवल यही मुद्दा बचा है। देखिए, उनके पास रोज़गार नहीं दिया लोगों को, उन्होंने शिक्षा नहीं दिया, चिकित्सा नहीं दिया। गरीब को चाहिए क्या? शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, ये तीनों चीज़ एनडीए सरकार ने नहीं दिया देश में। केवल बरगलाने का काम। पहले उन्होंने कहा 2000 नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, तो बरगला दिए। अब वो तो कुछ कर नहीं पाए। किसानों का इतना बड़ा मुद्दा, किसान मर गए। छात्रों का इतना बड़ा मुद्दा, इनके कांधे पे जूं नहीं रेंग रही है, ये सुन नहीं रहे हैं। ये तो हिटलर सा ही सरकार है, ये तो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। तो वो तो उनकी फालतू बातें हैं कि आतंकवादी, वो तो कह रहे हैं सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। तो हमने कहा भैया, देश की जो सबसे बड़ी खाड़ी हो, मुसलमानों को ले जाके वहाँ डाल दीजिए, ख़त्म करिए नामो निशान इनका। अब भाई, आपकी सेंट्रल में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ख़त्म करिए। अगर मुसलमानों से इतनी ही नफरत है तो देश की जो सबसे बड़ी खाड़ी हो, वहाँ ले जाके इकट्ठा मुसलमानों को डाल दें, नामो निशान मिटा दें। जुबैर साहब, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत मायूस है, बहुत उदास है, बहुत परेशान है, ये हकीकत है? भाई, वो मार खा रही है, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं, तो निराश नहीं होगी। उसके साथ खड़ा होने को कोई तैयार नहीं है, कोई खड़े होने को तैयार नहीं है, जितने भी विपक्ष हैं। अच्छा, ये अपने परेशानी में मुब्तला है। मैंने आपसे बताया नहीं कि 69% वोटों का बिखराव है। 69% को सरकार बनाना चाहिए, ना कि 31% को सरकार बनाना चाहिए। इन्होंने एनडीए को खुद बढ़ाया है, इन्होंने एनडीए को खुद बढ़ाया है। कांग्रेस चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियां ख़त्म हो जाए,
क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाए। ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको अपना वजूद बनाए रखना है, अपना परिवार को मजबूत बनाए रखना है, जेल जाने से डर रहे हैं। किस चीज़ के लिए आप नहीं वो कर रहे हो? रोड पे क्यों नहीं उतर रहे हो आप रोड पे उतरिए, जनता के मुद्दे को लेकर रोड पे उतरिए। अब रोड पे उतरे पर कुछ आपकी कम्युनिटी के लोग आरएसएस के सामने जा रहे हैं, वहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं कि आरएसएस के पास सोल्यूशन। नहीं, आरएसएस देखिए ऐसा है कि आरएसएस के पास तो कोई नहीं जा रहा है, वो उनके पास धन बल तमाम तरीके के हथकंडे हैं। हमारे नेता अब मदनी साहब संघ के प्रमुख के पास चले गए, इसको क्या कहिएगा भाई? मदनी साहब, वो तो आरएसएस आप बता रहे हैं कि जा रहे हैं, और मदनी साहब संघ प्रमुख के पास चले गए। तो अब उनसे पूछा जाए कि किस लिए आप गए, क्या मकसद था आपका? और अगर कोई कौम के लिए आप गए तो भाई कौम का भी मामला नहीं हल हो पा रहा है। कौम हमारी उसी तरीके से मारी जा रही है, दाढ़ी टोपी के नाम पे ट्रेन पे मार दिए जा रहे हैं, या मॉब लिंचिंग के नाम पे मार दिए जा रहे हैं। कहीं थोड़ा सा वो हो गया तो उस नाम पे मार दिए जा रहे हैं कि ये मियाँ हैं, आतंकवादी हैं। वो तो हम मार खा ही रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं है और हम सब्र करके बैठे हैं। हम उसका मुकाबला भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, मारो, मुकदमा कायम करो, मकान गिराए जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें सारी चीज़ें बनाया ना, कि अगर आपको धारा इतने में सज़ा होती है तो 5 साल की होती है, इतना हुआ तो 10 साल की, आजीवन इस केस में अगर हुआ, ऐसा साबित हुआ तो फांसी की सज़ा होती है। मकान गिराने का, लोगों को इनकाउंटर करने का, वो तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है। एक ईंटा आदमी कितने मुसीबत से, कितने मजबूरी से रखता है, और आप 2 मिनट के अंदर उसको ढहा देते हैं। कैसे रखा, क्या रखा, ठीक है, वो कोर्ट समझेगा, कोर्ट समझेगा। अगर कोर्ट कहता है कि नहीं गलत है। शुरू में हमें याद है कि बिहार में सरकार नीतीश कुमार जी की बनी तो वहाँ भी आय से अधिक का मामला चला। तो जो लोगों ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करके मकान बनाया था, उसको उन्होंने क्या किया कि स्कूल खुलवा दिया, किसी मकान में अस्पताल खुलवा दिया। तो आप देख लीजिए, अगर गलत, अच्छा गलत बना क्यों आप कह रहे हो? सबसे सस्ता आरोप के नक्शा नहीं पास है। तो उस समय जब बन रहा था तो उस समय आपका लेखपाल रहा होगा, वो एडीए एलडीए का इंस्पेक्टर रहा होगा, जेई रहा होगा, तो उस समय उसकी भी रिकवरी करिए ना। आपने बनने क्यों दिया भाई? नियमानुसार अगर काम नहीं हुआ तो उस पीरियड के एसडीएम को, डीएम को, लेखपाल को, या एडीए के अधिकारियों को, जेई को, एई को, एक्सीएन को, आप उनको भी बताइए ना कि आपने गलत काम किया। 2 मिनट के अंदर आपने बना बनाया मकान ढहा दिया, 2 मिनट के अंदर आपने इनकाउंटर कर दिया। आप नाम दे दिए कि हाफ इनकाउंटर हो रहा है, फुल इनकाउंटर हो रहा है, पुलिस के कस्टडी में लोगों को मार दिया जा रहा है। हमारे यहाँ दोनों भाई को, अतीक और अशरफ को, पुलिस कस्टडी में मार दिया। ये संविधान कहता है? बाबा साहब ने क्या ये कहा था? पर धुरंधर फिल्म तो कहती है कि अतीक साहब को क्या है, धुरंधर 2 में सब कुछ साफ साफ बताया गया और पीएम साहब ने धुरंधर की तारीफ भी की है। साथ में आप खुद आप एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको ये कभी सुने कितने सारे जिहाद हैं आपके यहाँ? लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब जिहाद रख के बैठे हैं, तो फिर ये सब तो हो गई। अब जब पीएम साहब कपड़ों से पहचान करने लगे, और हम लोग तो अपने बचपन में ये सुनते थे कि वो जेब कतरे जो होते हैं वो कपड़े से आदमी को पहचान लेते थे कि इनके पॉकेट में क्या है, समझ रहे हैं? तो अब पीएम साहब ये कह रहे हैं कि हम कपड़ों से पहचान कर लेते हैं, तो क्या कहिएगा। बस एक आखिरी सवाल जी, हिंदू राष्ट्र बन चुका है, आपको क्या लगता है कि अभी भी संविधान बचा हुआ है? देखिए, संविधान एकदम नहीं बचा। उस समय की इमरजेंसी दिखती थी, ये इमरजेंसी दिखती नहीं है। तो ये टोटल हिटलर शाही कर रहे हैं और संविधान पे एकदम नहीं चल रहे हैं। ये अपना संविधान कायम करना चाहते हैं। इनका आरएसएस का एक अलग संविधान है, जिन्होंने तिरंगा आज तक कभी नहीं फहराया, वो अपना झंडा फहराते हैं। 2000 एनजीओ है बीजेपी और आरएसएस की मिला के, 2000, और सब एफसीआरए से फंड आता है। ये कोई जांच नहीं करा रहे हैं।
सारे पूरे देश में जितने भी इनके पार्टी के दफ्तर थे, कार्यालय सब मॉडल हो गए, सबके नाम रजिस्ट्री हो गई, बढ़िया फर्स्ट क्लास 5 स्टार के जैसे इनके कार्यालय बन गए। अडानी को दोनों हाथ से लुटा दिया, कौड़ी के भाव में ज़मीन आडवाणी को दे दिया, जो करोड़ों की ज़मीन थी उसको 1 लाख पे दे दिया इन्होंने, और सब सर्वे करवा के उन्होंने दे दिया। बड़े बड़े साइलो जो FCI के गोडाउन थे, CWC के गोडाउन थे, जिसमें सरकारी अनाज रखे जाते थे, उसको इन्होंने सर्वे करवा के अडानी को दे दिया। वो बड़े बड़े साइलो अडवाणी ने बना लिया। तो सारा काम इन्होंने, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सब तो इन्होंने निजीकरण कर दिया। नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है और सारे कंस्ट्रक्शन बंद हो गए। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा काम है कि जिससे कम से कम 35 से 40 लोग जुड़ जाते हैं। उसमें राजगीर जुड़ जाता है, लेबर जुड़ जाता है, प्लम्बर जुड़ जाता है, इलेक्ट्रीशियन जुड़ जाता है, बालू का सप्लायर जुड़ जाता है, सरिया जुड़ जाती है, सीमेंट जुड़ जाती है, टाइल्स जुड़ जाती है, कोटा जुड़ जाता है, मार्बल जुड़ जाता है, पेंट जुड़ जाता है। तो ये पिछली सरकारों में कंस्ट्रक्शन का काम जब बढ़ता था तो राजस्व आता था और उससे जो है तो ठीक ठाक स्थिति हो जाती थी। लेकिन पता नहीं क्या बात है, क्या वजह है कि वो सब काम की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार केवल ध्यान दे रही है हिंदू मुसलमान, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। देश की जनता को विकल्प चाहिए, विकल्प जिस दिन बन जाएगा ये साफ हो जाएंगे। जुबेर साहब, बस एक चलते चलते, क्योंकि हमने सारी बातों को सुना समझा, लोगों ने भी सुना होगा, पर जो लोग देख रहे होंगे वो ये ज़रूर जानेंगे कि इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ़, सबकी बात हो रही है, तो इसके कुछ सलूशन को भी आपने सोचा है? क्योंकि रहना तो इस देश में ही है, अब इस देश से तो कोई नहीं जाने वाला, मरेंगे कटेंगे यहीं पर सब कम्युनिटी रहेगी। तो कैसे आगे आप सोच रहे हैं? आपसे भी पूछते होंगे, बच्चे भी पूछते होंगे, आप जाते होंगे, आप पॉलिटिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो लोग पूछते होंगे, तो उनको आप क्या बताते हैं? बस ये एक सवाल। देखिए, इस देश में अधिकार हमको था पाकिस्तान जाने का, हम नहीं गए। हम इसी मिट्टी में मिलेंगे, हम हिंदुस्तान के वफादार नागरिक हैं, हमारी कौम भी वफादार है। अगर उसको जाना होती तो उसी समय जब बंटवारा हुआ था तो चले जाते। आपने कहा कि चोटी वाले चाहिए कि टोपी वाले चाहिए, तो हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने कहा कि नहीं, हम चोटी वाले चाहिए, टोपी वाले नहीं चाहिए। तो हम यहाँ रुक गए, हमें था हक कि हम पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन हमारे पुरखे नहीं गए। अब किस तरीके से ये हमें देश के वफादार नागरिक समझेंगे? हम तो कहते हैं कि चले पाकिस्तान, सबसे पहले हम जंग में चलने को तैयार हैं, चले पाकिस्तान, हिंदुस्तान का झंडा फहराएं, हम तैयार हैं, वफादारी के साथ चलें, ये भी जंग लड़ें, हम भी लड़ेंगे इनके साथ, हम सबसे आगे चलेंगे। ये चलें तो हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हम अपने देश के प्रति बहुत ही वफादारी के साथ, हमारे पुरखों का भी इतिहास है, हम लोगों का भी इतिहास है। इतना कुछ सहने के बाद भी हम पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद कराइए, चल के हम लोग लड़ेंगे, सेना पीछे हटाइए, सेना पीछे रहे, हम आगे रहेंगे। ये चलें तो, लेकिन ये भी चलें, जो NDA के बड़े बड़े जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये चलें पाकिस्तान से लड़ने के खिलाफ। हम चलेंगे, आगे चलेंगे, सेना पीछे करें, ये भी चलें, हम इनके साथ आगे चलेंगे। तो हमारी जो देश की मिट्टी है उसके प्रति हम, हमारे बच्चे, हमारे जो भी कौम के लोग हैं, वो सब वफादार हैं। हम अपने देश के वफादार हैं, ना कि पाकिस्तान के वफादार हैं। शुक्रिया, आपने कम समय में बहुत कुछ ज़्यादा सब समझा दिया है। उम्मीद है कि लोगों को समझ में आएगा, और अब 2027 में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2027 की सारी खबरें आपको द स्वतंत्र बराबर दिखाता रहेगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। नमस्कार, शुक्रिया।